अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज द पल्मोनरी प्रेशर्स। ठीक है, उसके लिए ना ये पिक्चर देखिए ज़रा एक दफ़ा। ये एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ऑब्वियसली बात है डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं पार्ट 1 के एमसीक्यूज तक ही रहूंगी। सो बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से दैट, एक सेकंड मैं नोटेट कर लूँ। दिस इज द विसरल प्लूरा एंड दिस इज द पैराइटल प्लूरा एंड दिस इज द प्लूरल कैविटी। अब जो प्लूरल कैविटी होती है ना, हमेशा ये बात याद रखनी, इसका प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है। मतलब कि एक यू कैन से एक सक्शन इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, और हो ये रहा है कि इसकी वजह ये है कि द चेस्ट वॉल दैट इज राइट आफ्टर द पैराइटल प्लूरा, मतलब इट्स आउटवर्ड, इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू गो आउटवर्ड्स। ठीक है, उसको बाहर जाना पसंद है। वेयर एज द लंग्स, दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिकॉइल और यू कैन सी टू कोलैप्स। तो see, they both are going in opposite directions, so that is why the resulting pressure in the pleural cavity is always negative। ठीक है, चाहे इंस्पिरेशन हो रही हो चाहे एक्सपिरेशन हो रही हो। अब ये बात ध्यान से सुनिए, ये बात यहाँ तक समझ आ गई ना कि वो हमेशा नेगेटिव है और क्यों है। और नेचुरल टेंडेंसीज वाली बात, अब क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये बेसलाइन है, बेसलाइन बड़ी सीधी बेसलाइन बनी है, ये जीरो है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब मैं इसको किस तरह से करूँ, अच्छा नहीं इसको छोड़ देते हैं। लेट्स से ये वाली गलत हो गया मुझसे, ये इस तरह यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं कि इंस्पिरेशन के दौरान ये जो नेगेटिव है ये ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। मतलब कि ये ऐसे हो जाता है, ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। और एक्सपिरेशन के दौरान ये लेस नेगेटिव हो जाता है। ठीक हो गया। हाँ, इसको इस तरह से बनाएंगे, बेस लाइन है ना हमेशा नेगेटिव, जीरो से नीचे रहेगा, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और एक्सपिरेशन के दौरान ये लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह से करके दरमियान में लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ आई लिखेंगे, दिस इज इंस्पिरेशन, एंड ई लिखेंगे, दिस इज एक्सपिरेशन। अब बात समझ आ रही है? मैं दोबारा बताती हूँ ये कि ये बस ये समझना ऐसे जरूरी, बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है कि ये जीरो है ना, तो जीरो से ऊपर तो कभी नहीं जाएगा, पॉजिटिव तो इसने कभी होना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान ये ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और एक्सपिरेशन में ये लेस नेगेटिव हो जाता है, लेकिन कभी कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, या जीरो भी नहीं होता। तो ये हमारा था, कौन सा प्रेशर था, इंट्रा प्लूरल प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी एंड इट इज नोन एज IPP। ठीक है, अब हाँ ये सवाल बनता है कि इंस्पिरेशन में ज्यादा नेगेटिव क्यों हो रहा है और एक्सपिरेशन में कम नेगेटिव क्यों हो रहा है। तो वही वाली बात है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी चेस्ट वॉल आउटवर्ड्स जाती है और लंग्स इनवर्ड्स नहीं जाती, लेकिन लंग्स की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है टू रिकॉइल वो बढ़ जाती है, बिकॉज लंग्स भी जब हम इंस्पायर करते हैं लंग्स भी एक्सपैंड करती हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम इंस्पायर करते हैं और चेस्ट वॉल आउटवर्ड जाती है और जो लंग्स की नेचुरल टेंडेंसी टू रिकॉइल वो बढ़ जाती है, तो उस वजह से नेगेटिव इफेक्ट वजह से सक्शन फोर्स भी जो वो क्रिएट होती है और ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा प्लीज़ मुझे बता दें, समझ आ गई है बात, इससे पहले कि मुझे समझ आना बंद हो जाए ये बात। हाँ ठीक है, बस मुझे पता है ये मैंने गुजारा वाला ही समझाया, बट बस दिस इज इट। ठीक है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, इंस्पिरेशन में ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ आवर वॉल्स, वो उसके लंग फॉलो कर रही होती हैं, चेस्ट वॉल बाहर आ रही है और लंग्स रिकॉइल कर नहीं रही, बट उनकी टेंडेंसी टू रिकॉइल ज्यादा हो रही है, टेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद तो उससे ज्यादा नेगेटिव, एक्सपिरेशन में लेस नेगेटिव है। अच्छा, क्योंकि चेस्ट वॉल एक्सपिरेशन में अगर आप एक्सपायर करें तो आप देखेंगे आपकी चेस्ट वॉल रिलेटिवली इनवर्ड जा रही है। सॉरी, चलें ये साइड ड्राइंग हम क्लियर कर देते हैं। तो ये IPP हो गया। अब आ जाता है एल्वियोलर प्रेशर। जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है ए से, दैट इज दिस। ठीक है, जो एल्वियोलाई का प्रेशर होता है ना, इसका ये होता है कि इट प्रिवेंट्स द एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, ये उनको कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है और ये जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन में नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं, और एक्सपिरेशन में ये जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको अब हम अगर ड्रॉ करें बेस लाइन में, तो ये हमारे पास टिपिकल जो वेवलेंथ बनेगी वो आएगी कि इंस्पिरेशन में जो है वो ये नेगेटिव है और एक्सपिरेशन में ये पॉजिटिव हो गया। समझ आई बात? आई बात समझ? ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड, आई हैव टू म्यूट।
जस्ट फॉर अ सेकेंड। मैं एक्चुअली अपने नोट्स खोल के देखी थी कि ये मैंने सही ग्राफ बनाया या नहीं। ठीक है, सही बनाया। अच्छा, ऐसा ही होता है कि ये इंस्पिरेशन में एल्वुलर प्रेशर नेगेटिव है और एक्सपिरेशन में पॉजिटिव है। ये बात प्लीज आई एम सॉरी से आप लोग याद कर लें। इसकी रीजन मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो बता दे। अभी तो ज़ाहिर नहीं पता कि कल बता दे इसकी रीजन। ठीक है, वो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ना, कोई चीज़ नहीं आती तो फिर बच्चों से कहते हैं कि ये जो है वो आपने कल बतानी है इसका आंसर। तो ये बता दें कि एल्वुलर प्रेशर इंस्पिरेशन में नेगेटिव, एक्सपिरेशन में पॉजिटिव, इसका क्या है मैकेनिज्म। जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं उनका आंसर कल आपने देना है बस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कौन सा प्रेशर नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और नेगेटिव कब होता है ब्रीदिंग साइकिल में, पॉजिटिव होता है। सब ब्रीदिंग साइकिल से रिलेटेड पॉइंट है। ब्रीदिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट वन की बेसिक है, स्पेशली पेपर वन का तो बेसिक है, पेपर टू में भी आता है। अच्छा जी, ये वहां तक बात होगी। अब आता है इन दोनों का डिफरेंस। हम लेते हैं एल्वियोलर प्रेशर। क्या हो गया माउस को, सो सॉरी विद दिस। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एल्वियोलर प्रेशर माइनस द, माउस काम नहीं कर रहा, माइनस द इंट्रा प्लूरल प्रेशर, दैट इज आईपीपी। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, और द, ये पिक्चर में लिखा हुआ था, और द डिस्टेंडिंग प्रेशर ये। ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। और ये वो प्रेशर है दैट कीप्स द लंग्स इन्फ्लेटेड। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर ये हमारा प्रेशर है, दैट इज नेट प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड अलोंग द लंग्स। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव होता है तो लंग्स इन्फ्लेटेड रहते हैं, यूजुअली ये पॉजिटिव ही होता है। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब लंग्स डिफ्लेट कर गई हैं, विच इज एन इशू। अच्छा, अब होता क्या, ये पॉजिटिव कैसे आएगा। एल्वियोलर प्रेशर हमने कहा कि यूजुअली जो एल्वियोलर प्रेशर है इट इज नेगेटिव इन इंस्पिरेशन एंड इट इज पॉजिटिव इन एक्सपिरेशन। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये इंट्राप्लूरल प्रेशर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आई बात। तो इस तरह से ज्यादा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही निकलती है, और लंग्स हमेशा ज्यादातर जो है वो प्रॉपर डिस्टेंडेड इन्फ्लेटेड ही रहती हैं, अनलेस के कोई इशू ना हो जाए। चलें जी, यहाँ तक सही बात समझ आ गई है। ट्रांस ट्रांस pulmonary pressure is the difference of intrapleural, is the difference of alveolar pressure and the intrapleural pressure, and when it's positive the lungs are inflated, और जब वो नेगेटिव होता है तो lungs हमारे पास डिफ्लेटेड होती हैं। ठीक है, बात समझ आई है ये। इलास्टिक रिकॉइल नेचुरल टेंडेंसी है एरोज ह्यूमन टू गो इनवर्ड्स। ठीक है, एल्वियोलर प्रेशर और ये प्लूरल प्रेशर। तो बस यही इसमें मेन बातें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेट प्रेशर। इसमें से एमसीक्यूज घुमा घुमा के आपसे पूछेंगे, आएगा ये तो लाजमी आएगा। चलें जी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टॉप ऑलरेडी। समझ आ गया, चलें जी, शाबाश। हाँ, और क्यों क्या वो आपने खुद ही कल मुझे बताने हैं इसके आंसर्स। माउस नहीं चल रहा, एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो इसी को अब हम देख लेते हैं, इसकी जो पॉइंट्स हैं।
कि ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एल्वुलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर, और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर ये हमेशा नेगेटिव होता है, जो प्लूरल कैविटी में होता है, सक्शन इफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। और ये क्यों होता है नेगेटिव? क्योंकि लंग्स जो है वो इनवर्ट जा रही होती है, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है रिकॉइल करना, और चेस्ट वॉल की नेचुरल टेंडेंसी है आउटवर्ड जाना। और इंस्पिरेशन में ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और एक्सपिरेशन में लेस नेगेटिव हो जाता है, मगर हमेशा ये नेगेटिव ही रहता है। और जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है वो एल्वियोलाई को कोलैप्स करने से जो है वो प्रिवेंट करता है। ये इंस्पिरेशन में नेगेटिव होता है और एक्सपिरेशन में ये पॉजिटिव होता है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट आर द मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, अब हमने इस तरह से करना है कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्वाइट और फोर्स्ड और असिस्टेड मसल्स या एसेसरी मसल्स कौन से हैं, सॉरी। तो जब क्वाइटली आप इंस्पायर कर रहे होते हैं तो द ओनली मसल विच इज एक्टिवली प्लेइंग अ रोल इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। अच्छा, ये बात याद रखना, इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है और एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल है। इसकी वजह जो है, जब हम थॉरक्स पढ़ेंगे ना, हम इन मसल्स की इंसर्शन और देखेंगे और इनका ओरिजिन देखेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है मसल्स की, वहां से हमें पता चलेगा कि इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल क्यों इंपॉर्टेंट है और एक्सपिरेशन में इंटरनल क्यों है। अभी बस आप ये बात जहन में रख लें। आज मैं सही क्रैमिंग करवा रही हूँ, लेकिन फिर माउस नहीं काम। अच्छा, ये उसके बाद हम इसकी डिटेल थॉरक्स में एनाटॉमी में देखेंगे कि मसल्स ऐसा क्यों है। सही है, तो क्वाइट इंस्पिरेशन में क्या होता है? क्वाइट इंस्पिर लेट मी जस्ट गेट अ पेन। अच्छा, तो क्वाइट इंस्पिरेशन, हाँ, तो क्वाइट इंस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है कि डायफ्राम के साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये दोनों चीजें जो हैं वो, अच्छा ये ना क्वेश्चंस में बच्चे बहुत फंस जाते हैं, उनके ऑप्शन सारी सही लग रही होती हैं, तो आपने बहुत ध्यान से पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, फिर जो फोर्स्ड इंस्पिरेशन होती है तो उसमें स्टेनोक्लेरोमास्टोइड, सेरेटस इंटीरियस, कैलिनस इंटीरियर, मीडियस और पेक्टोरलिस माइनर, ये सब आते हैं। ज्यादातर ऑप्शन में स्टेनोक्लेरोमास्टोइड दिया होता है और बाकी ऑप्शन दी होती हैं जो कि गलत होती हैं, या फिर स्केलिनाए दिए होते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वाइट एक्सपिरेशन। अच्छा, क्वाइट एक्सपिरेशन में डायफ्राम का रोल नहीं है, वो जो नेचुरल लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल है उसी से हो जाता है, बिकॉज लंग्स की तो टेंडेंसी है कि वो वापस रिकॉइल करें, तो उससे एक्सपिरेशन में हमें वैसे ही जो है वो असिस्टेंस मिल जाती है। एक्सपिरेशन इज ऑलवेज पैसिव। अभी हम आके देखेंगे कि जो हमारे पास सेंटर होता है मेडेला का, जो कि एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, वो भी मतलब एक्सपिरेशन पैसिवली कंट्रोल होती है सेंट्रली भी, क्योंकि हमारा जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो सेंटर भी से तब एक्टिव होता है। तो यहाँ पर भी इसी मतलब हम इन चीज़ों को रिलेट कर लें कि जब हम क्वाइट एक्सपिरेशन करते हैं वो भी पैसिव है, कोई ऐसे मसल्स जो है वो रोल प्ले नहीं करा। इसी तरह से जो सेंटर एक्सपिरेशन का वो भी यूजुअली एक्टिव नहीं होता, उसे एक्सरसाइज के वक्त रोल प्ले करता है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल नहीं आएगा। क्वाइट इंस्पिरेशन अगर कोई आपसे पूछे और उसमें एक्सटर्नल, मुझे मिक्स हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की ऑप्शन है तो आपने पिक करना है। लेकिन अगर कोई आपसे क्वाइट एक्सपिरेशन पूछे तो आपको लगेगा कि अच्छा, क्वाइट इंस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल करा रहा है तो क्वाइट एक्सपिरेशन इसका ऑपोजिट कराएगा, तो हम इंटरनल इंटरकॉस्टल पिक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, यही तो कैच है, यही में तो मसला होता है कि क्वाइट एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल नहीं है, कोई मसल नहीं है। ये वाला पॉइंट प्लीज याद कर लें, जो भी करना है, क्रैम करना है, जो भी करना है कर लें, कि क्वाइट एक्सपिरेशन में, अच्छा हाइलाइटर होता है इसमें जूम पे, ये हाँ ये हाइलाइटर, इसको हम येलो हाइलाइटर, अच्छा वैसे हाइलाइटर कौन से बोर्ड का भी था। फिर आज ना सारा टाइम जो है ना वो मेरे से वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरा माउस है ना, मुझे माउस करने वाले लाना है हाल में। अच्छा, जो फोर्स एक्सपिरेशन होती है उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल का रोल होता है। ठीक है, लेकिन जो फोर्स्ड इंस्पिरेशन होती है उसमें ये सारे मसल्स आ जाते हैं, काफी सारे। एक जो क्वाइट, दोबारा से सॉरी, क्वाइट इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का रोल है, लेकिन क्वाइट एक्सपिरेशन में किसी का रोल नहीं है। इंटरनल इंटरकॉस्टल का होना चाहिए ना अगर हम उसको कंट्रास्ट करें, लेकिन नहीं है, बिकॉज दैट इज अगेन ड्यू टू इलास्टिक कॉइल ऑफ लंग्स। और ये चीज जो है वो बहुत स्पेसिफिक, ये पॉइंट प्लीज अपने पास नोट कर लें। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन में जाके, क्योंकि इससे फिर आगे सारी चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि फोर्स्ड एक्सपिरेशन में बजाय इसके कि यहाँ के इसके कंपैरिजन के मसल्स आए, या इसका कंपैरिजन का मसल आ रहा है, मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल आ रहा है, फिर एक्सेसरी मसल ऑफ एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स आ रहे हैं। ठीक है, वो नाम नाम नहीं देते यूजुअली, आपसे ऑप्शन में एब्डोमिनल मसल्स दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन क्या आया था,
ये नहीं पता याद किस ईयर में आया, आई थिंक 2-3 दफ़ा ये वाला क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट सेम आई है कि एक बंदे का लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और फिर अब वो फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहा है और उसका जो एब्डोमेन है वो भी काफी फोर्सफुली अब मूव कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो कौन सा मसल है जो उसकी इस फोर्सफुल एक्सपिरेशन में रोल प्ले कर रहा है? अब यहाँ पे इन्होंने एब्डोमिनल मूवमेंट मेंशन की हुई है, वैसे फोर्स्ड एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्ट है, लेकिन एब्डोमिनल क्योंकि मेंशन की हुई है तो इसका आंसर ओब्लीक या रेक्टस एब्डोमिनस है। इसका आंसर ऑप्शन में एक्सटर्नल ओब्लीक दिया हुआ था। फिर आता है कि वर्टिकल, ऑब्वियसली डायफ्राम हमारे पास, ये अगर फेफड़े हैं, ठीक है, तो डायफ्राम ये है ना, तो डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करेगी तो वर्टिकल डायमीटर ही चेंज होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, और इंट्रोपोस्टियर डायमीटर पे बाकी जो मसल्स हैं वो पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और मेनली है जो आपके पास डायमीटर चेंज करता है इंट्रोपोस्टियर, बाकी इंटरनल और इनर मोस्ट इंटर मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स आपके पास एबी डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने मसल्स और रेस्पिरेशन समझ आ गए होपफुली। अब मैं क्वेश्चन एक करती हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ आ गया है। मुझे ये बताएं कि जो एक्सपिरेशन के दौरान इंट्राप्लूरल प्रेशर पर क्या इफेक्ट आता है? एक्सपिरेशन, एक्सपिरे जब हम एक्सपायर करते हैं तो इंट्राप्लूरल प्रेशर आई थिंक पॉजिटिव हो जाता है ना? क्या इफेक्ट आता है? यस। जब हम एक्सपायर करते हैं तो इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव ही रहता है बट लेस नेगेटिव हो जाता है। क्या इंट्राप्लूरल प्रेशर, हाँ, इंट्राप्लूरल प्रेशर कभी पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा, और एक्सपिरेशन के दौरान एल्वियोलर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है? या पॉजिटिव। यस। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि खत्म कैसे होगा, हाँ, कि जो है वो, ये मैं हटा दूँ ना पहले, हाँ, मसल्स ऑफ क्वाइट एक्सपिरेशन, अभी नहीं, अभी नहीं, सारा जो पूछूं बताना, मसल्स ऑफ क्वाइट एक्सपिरेशन और मसल्स ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन मुझे बताएं। हाँ, मसल ऑफ क्वाइट एक्सपिरेशन क्या होगा? कोई भी नहीं, कोई मसल नहीं होगा। जो हमारे पास इलास्टिक रिकॉइल है, कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, और फिर माउस बंद हो गया। इलास्टिक रिकॉइल है, वो हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने सवाल क्या पूछा था? मसल्स ऑफ, हाँ, मसल्स ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो क्या थे, मुझे भी भूल गए। मसल्स ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, आई मुझे लग रहा है मसल ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन एक सरल इंटरकॉस्टल था, क्योंकि मसल्स ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होना चाहिए ना, क्योंकि मसल ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल है। हाँ, नहीं, ये गलत है, ठीक है, सभी चीजों को याद रखना, क्योंकि ये डिफरेंस डिफरेंस है यहाँ पे। मसल ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन स्टेनोक्लेडोमास्टोइड और स्केलिनाई वगैरह है, और मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इंटरनल इंटरकॉस्टल है। वेरी गुड, अब ये मुझे भी नहीं भूलेगा, ठीक है, समझ आ गई हमें बात, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, हमारे पास पॉन्स और मिड ब्रेन, पॉन्स मिडाला है, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम है, हमने मिड ब्रेन को उड़ा दिया है जो कि पॉन्स के ऊपर है। अभी हम सिर्फ पॉन्स और मिडाला पे फोकस करेंगे। पी एम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पी से पॉन्स है और एम से मिडाला है। तो इसको अब हम देखते हैं कि जो पॉन्स है ये अपर पॉन्स है, ये वाला पोर्शन, और ये लोअर पॉन्स है, और ये पूरा मिडाला है। तो पॉन्स के अपर पोर्शन में पी से सेंटर होता है, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो नाम से पता चलता है जब किसी को न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो इसका नाम देखें, जब किसी को न्यूमोथोरैक्स होता है तो पहली बात है वो ऊपर पहुंच जाता है। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट जब पार्ट 1 सर पर हो तो याद रखने के लिए ऐसी बातें कर लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसीलिए ऊपर है ये पोर्शन, ठीक है। दूसरी बात है कि जब किसी को न्यूमोथोरैक्स होता है तो उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो काफी शैलो हो जाती है, रैपिड हो जाती है, क्या टिकटिपनिया हो जाता है, राइट? टेंशन न्यूमोथोरैक्स को ध्यान में रखें। तो इसीलिए ये शैलो ब्रीदिंग, इसका नाम ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसका नाम ही न्यूमोथोरैक्स जैसा है, न्यूमोथोरैक्स न्यूमोटैक्सिक, तो इसीलिए ये कराएगा भी शैलो ब्रीदिंग। अब इसका मैं क्या कॉन्सेप्ट बनाऊं, इसका मैं यही बातें करूंगी ना, ठीक है। और उसके बाद लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर है, सबसे अपर पोर्शन में लाई करता है, तो ये थोड़ा कंट्रोलिंग है, ये कुछ करेगा भी तो सही ना, इसकी कोई इंपॉर्टेंस तो कि सिर्फ इसका नाम और काम तो नहीं हम देखेंगे, इसके बाकी काम भी हैं। एक तो ये इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, दूसरा रिस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। ये प्लीज याद रखें, बच्चों को लगता है कि ये दोनों चीजें मिडेला में कोई सेंटर होगा वो करेंगे, हम हमेशा मिडलरी रिस्पिरेटरी सेंटर जो है वो दिमाग में रखते हैं, ठीक है। लेकिन
फिर से हाइलाइटर चाहिए, हाँ। लेकिन ये जो है वो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को और रिस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर रहा है, जो पॉन्स का अपर पोर्शन है। आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है। पॉन्स के अपर पोर्शन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। अपर पोर्शन में क्यों है? क्योंकि जब किसी को न्यूमोथोरिक्स, टेंशन न्यूमोथोरिक्स होता है तो वो ऊपर पहुंच जाता है। अगर जल्दी से आप किसी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में नीडल डीकम्प्रेशन नहीं करेंगे तो चेस्ट एक्सरे करने बैठ गए तो फिर बस रहने ही दें। सही है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूमोथोरिक्स में काफी रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है, तो इस ये भी शैलो ब्रीदिंग करवाता है। और इसके दो काम है कि ये इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और रिस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब वो ये नहीं पूछते। ये सब जो मैंने बताया, मैंने इसलिए बताया ताकि आप वो सॉल्व कर सकें जो एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर पूछता है कि एक पेशेंट को डीप ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, एबनॉर्मल डीप ब्रीदिंग वो कर रहा है, वो शैलो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा। कौन सा सेंटर उसका डैमेज हुआ है? ये इसी तरह से हाइपोथैलेमस और थैलेमस के क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। वो आपसे सीधी चीजें नहीं पूछते। लेकिन अगर सीधी चीजें आती नहीं होंगी, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। कितना रट्टा लगाएंगे एसके की कीज का? चलें जी, बताएं कि सेशन कितना रह गया है जो हमने कवर करना है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी का वो सेंटर जो शैलो ब्रीदिंग करा रहा है वो उड़ जाएगा, तो फिर जाहिर है बंदा डीप ब्रीदिंग करेगा। वो ये मेंशन करते हैं कि कौन सा सेंटर डैमेज हुआ है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग जाहिर है, अगर एक सेंटर नॉर्मली शैलो ब्रीदिंग करा रहा है तो कोई एक सेंटर नॉर्मली डीप ब्रीदिंग कराएगा ना, है ना। लेकिन यहाँ पे वो ये कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसका कोई डैमेज हो गया है, पॉन्स में उसको डैमेज हो गया है या उसका कुछ हो गया है जिसकी वजह से अब वो शैलो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, वो डीप ब्रीदिंग कर पा रहा है। तो उसको क्या डैमेज हुआ है? तो उसका वो सेंटर डैमेज है जो शैलो ब्रीदिंग करा है, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। जस्ट गिव मी थम्स अप। सी बात हो गई यहाँ तक? समझ आ गई? समझने वाली इसमें क्या बात थी? जी बताएं। हाँ जी, गुड। अच्छा, अब आगे आता है नीचे ए से कॉन्स में, ये भी हम हैं। लोअर पोर्शन में आता है एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि इसके ऑपोजिट है। एपनिया हो जाता है ना किसी को, तो सांस लेना खैर रोक लेता है। लेकिन फिर एकदम से किसी को स्लीप अपनिया अगर होता है, सांस लेना रोक लेता है, फिर एकदम से एक डीप ब्रीथ लेता है, फिर वो सांस लेना रोक लेता है, फिर एकदम से एक डीप ब्रीथ लेता है और जाग जाता है। तो इस तरह से याद रखें कि एपन्यूस्टिक सेंटर डीप ब्रीदिंग कराता है, ठीक है। न्यूमोटैक्सी सेंटर के ऑपोजिट है। तो अब वो ये दोबारा यही नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर कहेगा कि कौन सा सेंटर डैमेज हुआ है कि अब बंदा सिर्फ शैलो ब्रीदिंग कर पा रहा है। हाँ, तो आपको कोई जरूरत नहीं इस तरह के एमसीक्यूज याद करने की। आपको बस ये पता होना चाहिए, तो आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे इस तरह के। वैसे आएंगे दो तीन ही, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट है, दो एक एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपर पोर्शन है वहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो कि शैलो ब्रीदिंग कराता है। और वो लेकिन साथ में दो काम और करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। या आप इसी तरह से याद रख लें कि सबसे ऊपर है ना, अपर पोर्शन में है, तो कुछ तो स्पेशल अलग से करता होगा। तो ये दो बातें जरूर याद रख लें, ठीक है। और फिर जो एपन्यूस्टिक सेंटर वो डीप ब्रीदिंग कराता है, तो फिर ये डैमेज होगा तो क्या होगा सारा आप उस वक्त समझ जाएंगे, ठीक है। बेसिक ना स्टेम्स पता होनी चाहिए, क्वेश्चन स्टेम्स, उनका पीछे की कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो स्टेम्स हैं उनकी डिटेल पता होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन में जो मर्जी देते हैं आप कर लेंगे। फिर आता है, हाँ जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब आता है मिडेला। मिडेला का एक वेंट्रल सेंटर होता है और वहां पर डोर्सल सेंटर होता है। वेंट्रल सेंटर जो है वो जो इंटीरियरली होता है, वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो ये सेंटर हर वक्त एक्टिव होता है और बेसिक रिदम ज़ाहिर है यही रेगुलेट करेगा, ठीक है। बेसिक रिदम जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये बेसिक रिदम को रेगुलेट नहीं करता, ये रिस्पिरेटरी रेट और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। लेकिन जो बेसिक रिदम है वो इंस्पिरेटरी सेंटर करता है, जो कि मिडेला में है। ये वी और डी एम में नजर आ रहे हैं। डोर्सल सेंटर एक्सपिरेशन को रेगुलेट करता है। मैंने क्या कहा था? सॉरी। कि जो जो हमारे पास, एक मैं म्यूट कर लूं, माय थ्रोट इज, आज एक माउस का मसला है और एक जो है वो खांसी का मसला है। और एक ये मसला भी है कि मुझे बहुत सी चीज़ों की वजह भी नहीं पता, जो मैंने आपको प्रेशर्स पढ़ाए हैं उसके लिए मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है। लेकिन पार्ट वन के लिए मैंने काफ़ी बता दिया है, जो चीज़ें पता होनी चाहिए थी। मैं हमेशा एक्स्ट्रा ही बताती हूँ, मैं पूरा तो नहीं बता सकती ना सारा। सारा एमबीबीएस वाली बातें तो नहीं बता सकती ना, तो मुझे भी नहीं पता सारी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मिडेला में क्या होता है? मिडेला वेंट्रल सेंटर है। क्या कही थी मैं? हाँ, ये सारा कुछ हमें बात समझ आ गई यहाँ तक। तो मैं क्या कही थी कि हाँ, मैंने क्या बात बताई थी एक्सपिरेशन वाली, जो मैंने कहा था इससे मैंने रिलेट की थी, वो जल्दी से कोई मुझे टाइप करके दे, जल्दी से।
हाँ बिल्कुल, के जो एक्सपिरेशन होती है वो जो नॉर्मली हो रही होती है वो पैसिव होती है, कोई मसल नहीं रोल प्ले करता, इलास्टिक रिकॉइल है। इसी तरह से जो एक्सपिरेशन का जो सेंटर है, डोर्सल सेंटर, वो भी यूजुअली एक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ एक्सरसाइज में एक्टिव होता है। ये 2 पॉइंट्स आप रिलेट कर लें। चलें जी, हो गया ये भी। ठीक है, सही। चलें, आज हम जो है वो, अच्छा अब हम इसके बाद जो है वो पेरिफेरल रिसेप्टर्स करेंगे। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को हम एक दफ़ा उसके साथ को रिलेट करेंगे। देन व्हाट एल्स विल वी डू। फिजियो में और क्या आता है रेस्पिरेशन की पार्ट 1 से रिलेटेड? हाँ, पूरा वो जोन्स ऑफ लंग। यस। चलें, ठीक है।